नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज। उदयपुर की ताज़ा खबरें देखने के लिए देखते रहिए सावधान उदयपुर न्यूज। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। आपका बहुत बहुत आभार। नहीं बनाया और उसके अंदर रोड़े अटकाए गए और लाखों लोगों को बलिदान उसमें देना पड़ा। हमारी सरकार बनी तो भव्य राम मंदिर जनवरी में उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो प्रॉमिस है उन चीजों को प्रॉमिस को पूरा करने का मोदी जी कहते हैं मोदी गारंटी, यानी डबल इंजन की सरकार। जिन जिन प्रदेशों में अगर आप देखेंगे कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे सरकारी जो लाभकारी योजनाएं हैं वो सीधे उसका पेनिट्रेशन आम जनता के लगभग 70 से 80% तक के लोगों को योजनाओं का लाभ मिल जाए। आप ये देखें, और अगर प्रदेश सरकारें उन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार के साथ सहयोग नहीं करती, सहायता नहीं करती, उसके साथ कॉपरेशन नहीं करती, तो उन योजनाओं का जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता तक पहुंच बहुत ही लिमिटेड हो जाती है। मैं तो पश्चिम बंगाल में देखा, पश्चिम बंगाल की सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि में केंद्र सरकार 6,000 रुपया हर साल किसानों के खाते में दे रही है। वहाँ की सरकार जो है वो डेटा ही नहीं प्रोवाइड करती। क्यों? वो कहते हैं हमें पैसे दे दो, केंद्र सरकार जितना पैसा देना हमें दे दो और हम किसानों को देंगे। और जब केंद्र सरकार कहते हैं हम एक क्लिक ऑफ बटन से सीधे हमें खाता दे दो, किसानों का नंबर बैंक अकाउंट दे दो, हम केंद्र से सीधा वो खाता उस खाते में पैसा जमा कर देंगे। लेकिन प्रदेश सरकार उसको खाता और किसानों का डिटेल नंबर बैंक अकाउंट देने को तैयार नहीं है। उसके कारण वहां पे उन लोगों को वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। ऐसे कई सरकारें हैं जहां पे प्रदेश के कि वहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका लाभ नहीं मिल रहा। लेकिन जहां पे केंद्र में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, मतलब प्रदेश सरकार अगर केंद्र सरकार के साथ सामूहिकता के साथ मिलकर काम करती है तो बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। अभी कल ही आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने जो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, उसमें प्रधानमंत्री कल भी बोले, आज भी बोले मोदी गारंटी। जो जो चीजें हमने कही हैं अक्षरशः उनको पूरा करने के लिए संकल्प पत्र के रूप में हम लोग अपने संकल्प पत्र को यहाँ रखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप देखें आज विश्व स्तर पे, अगर आप देखें भारत का जो गौरव है वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। चाहे प्रदेश का और केंद्र का जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रदेशों को दिवालिया घोषित नहीं किया जाता। अगर ऐसी व्यवस्था होती तो राजस्थान का जो बजट है या राजस्थान का जो फिस्कल स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, वह दिवालियापन के कगार पे है। अगर इसको कंपैरिजन में देखें तो अगर 56% आपका बजट का हिस्सा केवल सैलरी और इसमें देने में खर्च हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें खर्च हो जाता है, मात्र 44% केवल पैसा बचता है कि कुछ आप अलग अलग चीजों को कार्य को करें, उसको भी आप कम करते हुए और प्रॉमिस करने की बात करते तो पूरा होने की बात मुझे लगती है। तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो प्रदेश का बहुत तेजी से विकास होगा। जहां जहां प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र के साथ सहयोग करते हुए सरकार काम कर रही है, तो जन कल्याणकारी योजनाओं का बहुत बड़ा पेनिट्रेशन जो केंद्र सरकार कर रही है पिछले 9 साल के अपने कार्यकाल में, उनका बहुत बड़ा पेनिट्रेशन उन जगह होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख लो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देख लो। प्रधानमंत्री जी ने अभी विश्वकर्मा योजना लागू की है 17 सितंबर को, उसमें 18 में छोटे छोटे कामगार, कोई नाई है, बढ़ई है, मोची है, ऐसे लोगों को भी विकास के लिए कार्य के लिए केंद्र सरकार उनको सहायता प्रदान कर रही है। इलेक्शन होने वाला है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम में इलेक्शन पूरे हो गए। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बहुत विश्वास के साथ जनता का प्रेम स्वाभिमान प्राप्त करने में हमें पूरी तरह आशा है कि सफल हुई है। बहुत अच्छी वोटिंग हुई। राजस्थान में भी
वैसी वोटिंग ही होगी, लेकिन जनता को इस समय सोच समझ के विचार करके अपना मत देना चाहिए। यही कि फाइनेंशियल पोजीशन दिवालिया की कंडीशन में आ गई है, तो देश में ऐसे कितने राज्य हैं जो दिवालिया की कंडीशन में आ गए, नंबर 1। और नंबर 2, जब फाइनेंशियल कंडीशन राज्यों की खराब हो रही है, दिवालिया की ओर बढ़ रही है, दिवालिया घोषित नहीं कर सकते ये एक अलग बात है, मगर दिवालिया की ओर बढ़ रहे हैं वो, तो क्या उन राज्यों में आपातकाल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आपातकाल केंद्र लगाएगा? इस तरह पे कोई बातचीत हो रही है कोई नई तरीके से? नहीं, देखिए केंद्र सरकार लगभग 42% जो केंद्र के पास बजट आता है, टैक्स कलेक्शन होता है, वो प्रदेश सरकारों को दे देती है। हम लोगों ने टैक्स कलेक्शन में भी जो भ्रष्टाचार और लीकेजेस थे उसको खत्म किया। जीएसटी के अंतर्गत देखिए, शुरू में जब हम 2016 में जीएसटी लेके आए थे, तब इनडायरेक्ट टैक्स, कई लोग कहते थे कि टैक्स हमारे देश में कम लोग देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हर आदमी देता है, एक बच्ची भी पेंसिल खरीदती है, पेन खरीदती है, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स देखता था। तो 2016 के पहले इनडायरेक्ट टैक्स 25 से 30% होता था। आज जीएसटी के अंतर्गत, ये आरबीआई की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं, सरकारी मतलब पार्टी की नहीं बता रहा, आरबीआई ने रिपोर्ट निकाली 6 महीने पहले। एवरेज जीएसटी के अंतर्गत टैक्स है 11.6, 11.6% का जीएसटी टैक्स एवरेज रेट है। 25 से 30% एवरेज था, इसको घटा के 1000, और आज टैक्स कलेक्शन 1,80,000 करोड़ हो रहा है। टैक्स भी कम कर दिया, कलेक्शन इतना बढ़ गया, एक समय 60,000 करोड़ महीने का कलेक्शन होता था, और उसमें भी प्रदेश सरकारों को उनका हिस्सा जीएसटी के अंदर भी मिलता है। तो केंद्र सरकार पूरी तरह से सहायता करती है, लेकिन प्रदेश सरकारों को अब जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत भी केंद्र सरकार देती है, लेकिन कई प्रदेश सरकारें उनमें केंद्र सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करती, तो उसका लाभ नहीं मिलता। ये जो डेट है, एक डेट यहाँ पे जो राजस्थान का लगभग 93,000 करोड़ का कर्ज लिया हुआ है, वो आपके लिए क्लियर नहीं है, आपका मानस नहीं है उनको देने के लिए, क्योंकि उससे फाइनेंशियल बर्डन आता है और इसकी वजह से आप चुनाव नहीं, हमने नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा कि ओपीएस के फेवर में नहीं है कि ओपीएस कांग्रेस सरकार के टाइम पे लागू हुई थी, और 2010 में ये लागू हुई थी। ओपीएस को खत्म करके एनपीएस किया एक बार, और केंद्र सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को अगर दोबारा लागू करना है तो उसके लिए एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। अब ये, और उसके लिए कमेटी बैठाई है कि उसको चर्च करके एनपीएस को अगर वापस लाना है तो उसके लिए बजट का प्रावधान करना है, कैसा रोड मैप बनाना है। केंद्र सरकार के पास तो पैसा नहीं है। जब 2010 में आपने एनपीएस लागू की तो ओल्ड पेंशन स्कीम हटाई, तो जो पैसा आम जो लोग देते थे वो आपने, होता है केंद्र सरकार के पास थोड़ी है, वो तो अलग एक ट्रस्ट बना के, फंड बना के वहां दे दिया। अब ये कह रहे हैं कि हमें केंद्र सरकार पैसा दे दो, तो केंद्र सरकार के पास 40,000 करोड़ कह रहे हैं हमें दे दो, हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें। 40,000 करोड़ केंद्र सरकार के पास थोड़ी है पैसा, तो और कंसोलिडेटेड संविधान के अनुसार चलेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जन कल्याणकारी हमारा अंत्योदय लक्ष्य है। मैंने आपको सारी योजनाओं के बारे में बताया, जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जनता के हित के काम केंद्र सरकार कर रही है, प्रदेश सरकार कर रही है, लेकिन उसका प्रावधान करके रेलवे सीनियर सिटीजन क्यों मार दिया? रेलवे का जो सीनियर सिटीजन को कंसेशन क्यों मार दिया? नहीं, ये वो जो उस वक्त स्पेशल कोविड के टाइम पे जो किया था ना, तो चला उसकी बात कर रहे हैं। अब तो चला गया। देखिए ओपीएस है या जो भी वृद्ध जो पेंशन स्कीम्स हैं, सभी केंद्र सरकार उनको लागू करेगी। आप जो अल्टीमेटली बात यह है कि आपको अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, कैसे आगे चलाना है, कैसे उस अर्थव्यवस्था को लेके देश के विकास में काम करना है, तो आप उसको एक सही प्रक्रिया के अंतर्गत कर सकते हैं। भाई साहब, मेरा एक सवाल है, केंद्र सरकार में जो एमएलए या एमपी बनते हैं, एक बार एमएलए बनता है, एक बार पेंशन चालू हो जाती है, 2 बार बनता है, 2 बार चालू हो जाती है, तो मैं तो नहीं, तो अगर क्यों ना जो भी एमएलए बने एक ही बार पेंशन दी जाए, ऐसा क्यों सिस्टम लागू नहीं हो सकता है? एक बार भी क्यों दी जाए? सेवा करने आया, सेवा करके चलो जाओ भाई आपके घर पे, किस बात के पैसे? हमारा पैसा है वो। देखिए एमएलए के पैसे ले रहा है, आम आदमी पूरी जिंदगी नौकरी करता है सर,
एक टीचर पूरी जिंदगी नौकरी करता है और इलेक्शन के टाइम पे खड़ा रहता है, इलेक्शन तो नहीं थी। ये तो ठीक है, हम तो सर अडानी जी खुद ही 250 रुपए में फुल रिचार्ज कर रहा है, 2500 रुपए मंथली मोबाइल चार्ज किया जाए, किस बात का? आप इकोनॉमिक की बात कर रहे हो सर, तो आप बताइए कि किस बात की पैसे ले रहे हैं? ये मैंने तो बताया है कि अर्थव्यवस्था कल्याणकारी योजनाएं करनी चाहिए केंद्र सब प्रदेश को ये पत्रकारों की जन भावना है जो आप तक पहुंची है। बिल्कुल मैं तो सिंपल बात कह रहा हूँ कि जन कल्याणकारी योजनाएं वेलफेयर स्टेट सरकार का धर्म है, अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, समाज के हर वर्ग को तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, लेकिन पहली बात बिना भ्रष्टाचार के भाई भतीजावाद के पहुंचना चाहिए। दूसरा वो उसका बजटरी प्रावधान, बजट में प्रॉपर प्रावधान होना चाहिए और एक आर्थिक रोड मैप होना चाहिए। ऐसे झूठे प्रॉमिस करना